नमस्कार, दी एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्व उपराष्ट्रपति ने फिर दोहराया, भारतीय मुसलमानों में है असुरक्षा की भावना, मौजूदा सरकार के शब्दकोश में नहीं है सेक्युलरिज्म शब्द। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को एक और झटका, पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी समेत 5 नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति का किया ऐलान, वसुंधरा गुट को मिली तरजीह, सांसद जसकौर मीणा को नहीं किया शामिल। सांसद हनुमान बेनीवाल बोले, राजस्थान में ओबीसी सहित किसी अन्य पार्टी की नहीं है जरूरत, आरएलपी देगी राजस्थान के मुसलमानों को विकल्प। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद लापता हुए किसानों का मामला पंजाब में सियासी तौर पर गरमाने लगा है। सूबे के किसान संगठनों और धार्मिक संगठनों ने 400 से अधिक किसानों व नौजवानों के लापता होने का आरोप लगाया और संबंध में दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाई जा रही है। पंजाब से जुड़े कई किसान संगठनों और धार्मिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली हिंसा के दौरान 400 से ज्यादा युवा और बुजुर्ग किसान लापता है। पंजाब के मानवाधिकार संगठन के जांच अधिकारी सरबजीत सिंह वेरका ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी केस के ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए पकड़े गए लोगों के बारे में पुलिस जानकारी दे। उन्होंने कहा कि इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ले जाने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बार फिर से दोहराया कि भारतीय मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सेक्युलरिज्म अब सरकार के शब्दकोश में नहीं है, जो कि 2014 से पहले तक मौजूद था। उनकी हाल में ही आई नई किताब बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट को लेकर वे इन दिनों फिर सुर्खियों में है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने ये माना कि लीचिंग दूसरे धर्म के लोगों की भी हुई है। इसी बीच एंकर के सवालों से नाराज होकर वो बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर चल दिए। अंसारी ने यह भी आरोप लगाया कि यूपी में लोगों को धर्म के आधार पर जेल में बंद किया जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति से पूछा गया था कि कार्यकाल के आखिरी समय में नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु में आपने कहा था कि मुसलमानों में असुरक्षा और बेचैनी है, क्या ये अब भी जारी है? इसके जवाब में पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं जो भी मीडिया में देख रहा हूं, क्योंकि अब मेरे पास और कोई काम नहीं है, ये अब भी हो रहा है। जब पब्लिक लीचिंग होती है तो उसका क्या होता है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव में अन्ना मुद्रक पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन जारी रहेगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर विधानसभा चुनाव का सामना करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के लिए रक्षा कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग के शासनकाल में राज्य की उपेक्षा होती रही। तमिल को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा बताते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब एक सही व्यक्ति सही जगह पर पहुंचा तो उसने सही फैसले किए। नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों में उद्यमिता, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्कार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा अध्यक्ष की तमिलनाडु को लेकर टिप्पणियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल ने हाल ही में अपनी तमिलनाडु की यात्रा के दौरान आरोप लगाया था कि भाजपा तमिल भाषा और संस्कृति का सम्मान नहीं करती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को विधानसभा चुनावों से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। मंत्रिमंडल में पूर्व में उनके साथी रहे राजीव बनर्जी समेत 5 पूर्व टीएमसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गौरतलब है कि राजीव बनर्जी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके साथ विधायक प्रबीर घोषाल और वैशाली डालमिया तथा हावड़ा के पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे और भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। घोषाल और डालमिया को हाल में तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वे लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल हो सकता है। माना जा रहा है कि 18 फरवरी से बजट सत्र को देखते हुए अगले महीने के पहले सप्ताह में ही मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं। वहीं कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इन संभावनाओं के लिए अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मा रहे किसान आंदोलन को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। हालात को देखते हुए क्षेत्रीय प्रभाव और संतुलन के समीकरण भी फेरबदल से बनाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार 19 मार्च को अपने 4 साल पूरे कर रही है। वहीं अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं। इन सबको देखते हुए चर्चा तेज हो गई है कि फरवरी में मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हो सकते हैं। भाजपा ने अपनी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों का ऐलान कर दिया है। समिति में आरएसएस की खाटी विचारधारा से जुड़े कई चेहरों का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
तो कुछ ऐसे पुराने चेहरों को भी शामिल कर संगठन की मुख्यधारा में लाने की कोशिश की गई है जो लंबे समय से संगठन से दूर थे। गुलाबचंद कटारिया खेमे के लोगों को समिति में ठीक ठाक जगह मिल गई है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद कटारिया अपने सभी विश्वस्तों का समावेशन समिति में नहीं करवा सके। ऐसे में कुछ नाम संगठन ने अपने हिसाब से तय किए हैं। वहीं पार्टी के कद्दावर नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी चूरू से अपने विश्वस्तों को जगह दिलवाने में कामयाब रहे। वहीं पार्टी ने कुछ अरसे से नाराज चल रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को तवज्जो दी है, जबकि दौसा सांसद जसकौर मीणा को कार्यसमिति में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जातिगत समीकरण बैठाते हुए कार्यसमिति में बैरवा, माली और गुर्जर वर्ग के लोगों को भी शामिल किया गया है। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कृषि बिलों के अलावा उनकी पीएम मोदी और अमित शाह से कोई नाराजगी नहीं है। तीनों कृषि कानूनों पर एनडीए के भीतर ही चर्चा नहीं की और हमारी बात नहीं मानी गई तो ऐसे एनडीए में रहने का क्या फायदा, इसलिए केवल किसानों के मुद्दे पर मैंने गठबंधन तोड़ा। वहीं राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के राजस्थान आने को लेकर बेनीवाल ने कहा कि ओवैसी सहित किसी अन्य पार्टी की जरूरत नहीं है। आरएलपी राजस्थान के मुसलमानों को विकल्प देगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक नई पहल की शुरुआत की है। सतीश पूनिया ने आमेर शहर में मोदी क्लिनिक की शुरुआत की। बाद में इन्हें प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में भी खोला जाएगा। इन क्लिनिक में निःशुल्क चिकित्सीय जांच और परामर्श शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आमेर में आज इस शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जा रहा है। यहाँ महिलाएं, बेटियां और आमजन निःशुल्क चिकित्सीय जांच और परामर्श का लाभ ले सकेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 24 अक्टूबर को अपने 56वें जन्म दिवस पर इस तरह के शिविरों का आयोजन करवाने का संकल्प लिया था, जो आज से मूर्त रूप ले रहा है। देश में इस बार ठंड जनवरी के आखिर में भी कहर बरपा रही है। देश के उत्तरी हिस्से अब भी सर्दी की चपेट में है। वहीं हिमालयी क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि देश के उत्तरी और मध्य हिस्से में खुश्क उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर अगले 2 दिन जारी रहेगा। इसके कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और कच्छ के क्षेत्रों में सर्द हवाएं अगले 2 दिन तक चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 31 जनवरी से ताजा पश्चिमी विक्षोभ शुरू होगा। इसके प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में 1 से 2 फरवरी तक बर्फबारी और बारिश के साथ ही गरज के साथ तूफान की भी संभावना है। इसके अलावा एक और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर 2 फरवरी और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानों पर 3 फरवरी से प्रभाव डाल सकता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।